नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है और ये भूचाल एकनाथ खड़से घर वापसी करके करने वाले हैं। शरद पवार की पार्टी में एनसीपी में गए एकनाथ खड़से यूं तो देवेंद्र फडणवीस से कुछ मनमुटाव के चलते गए थे, लेकिन अब पार्टी के शीर्ष ने उस मुद्दे को सुलझा लिया है। यानी किन्हीं बातों पर यदि मनमुटाव है उसको सुलझा लिया गया है। और एकनाथ खड़से ने भी जो अभी 2024 के लोकसभा चुनाव बीते हैं, इस चुनाव में एनसीपी में होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार किया था। तभी समझा जा रहा था कि इन्होंने मन बना लिया है कि अब घर वापसी करनी है, क्योंकि अब जो शरद पवार है उनकी वो ताकत बची ही नहीं। अजीत पवार अलग हो गए और उनके साथ सीनियर मोस्ट लीडर जो अजीत पवार के पीछे गए हैं, इसी में एकनाथ खड़से ने मन बना लिया कि वो अजीत पवार के साथ जाने के बजाय अपने पुराने घर यानी भारतीय जनता पार्टी में वापसी करेंगे। एकनाथ खड़से के बेटे की जो पत्नी है, वो पत्नी रक्षा खड़से, वो केंद्रीय मंत्री बनाई गई है। उनका पति है निखिल, वो अब इस दुनिया में नहीं है। 2013 में उन्होंने आत्महत्या कर ली। उसके बाद से ये राजनीति में लगातार सक्रिय हुई और अभी तक ये भारतीय जनता पार्टी छोड़ के नहीं गई। बेशक ससुर चले गए, इनकी ननद भी चली गई। यानी एकनाथ खड़से की जो बेटी है रोहिणी खड़से, वो एनसीपी में महिला विंग को चलाती है, महिला विंग की हेड है। अब आप समझ लीजिए कि जब ये तय हो गया है लगभग कि वो अमित शाह से मुलाकात उन्होंने दिल्ली में की है, और इस मुलाकात से पहले ही ये माना जा रहा था कि जिस तरह से चुनाव में प्रचार उन्होंने किया है, अब ये तय हो गया है कि बस फॉर्मेलिटी रह गई है। अमित शाह से मुलाकात के बाद अब बाकी चीज़ें भी साफ हो गई हैं। अमित शाह से मिलकर जो मनमुटाव की चीज़ें थी उनको दूर कर लिया गया और अब कहा जा रहा है कि वो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत प्रभावी नाम भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने जा रहा है। उनको महाराष्ट्र में संगठन में भी कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, ऐसी खबरें आ रही हैं उनको। यानी कि भारतीय जनता पार्टी संगठन के साथ साथ उनको सक्रिय पॉलिटिक्स में भी रखा जाएगा और इसका फायदा आने वाले अभी जो महाराष्ट्र में विधानसभा का जो चुनाव होना है, इसमें बहुत भारी फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि शरद पवार को ये बहुत बड़ा झटका है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि शरद पवार के साथ जो बचे कुचे एक दो नेता हैं, वो भी अब आप देखेंगे कि इधर ही इसी तरह पाला बदलने वाले हैं। इसी तरह उद्धव ठाकरे के साथ जो कुछ बचे हुए सांसद अभी हैं, पहले ही उस पर हम खबर कर चुके हैं कि 6 सांसद भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने वाले हैं जुलाई के महीने में। ऐसी खबरें आ रही हैं, पक्का नहीं कह सकते, लेकिन ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। इसी तरह कुछ विधायक अगर बचे हैं, वो भी बचे कुचे विधायक छोड़ करके बीजेपी आने वाले हैं। असल में सबको ये बात पता है, जिसके पास भी थोड़ी बहुत बुद्धि रखता है कोई आदमी, वो देख रहा है कि मोदी जी के राजनीति में आने के बाद 2014, 2019 ये जो ग्राफ बढ़ा है, इस बार सीटें बेशक आप घटी हुई बता दें, सत्ता में मजबूती से बैठे हैं। और मोदी जी को और अमित शाह के कार्यशैली को जो लोग समझते हैं, आप सोचिए विपक्षी पार्टी एक तरफ तो ये आरोप लगा रहे हैं कि अमित शाह जो है ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियों को डराया धमकाया जा रहा है। दिल्ली के सीएम ये कहते हैं कि ये हमारी चुनी हुई सरकार को गिराना चाहते हैं। ममता बनर्जी ये सरकार आरोप लगाती हैं कि ये हमारी सरकार को गिराना चाहते हैं। इसी तरह हिमाचल हो, पंजाब हो, ये सब मुख्यमंत्री आरोप लगाते हैं कि अमित शाह हमारी सरकार गिराना चाहते हैं। सोचिए कितना ताकतवर व्यक्ति यदि है अमित शाह कि वो चुनी हुई राज्य की सरकारों को गिरा सकते हैं जिनके पास पूर्ण बहुमत है। उस व्यक्ति की केंद्र में सरकार है और जो बहुमत के लिए आंकड़ा चाहिए उससे 22 अधिक है। उसके बावजूद भी यदि इस विपक्षी पार्टी को, इंडी गठबंधन को लगता है कि ये केंद्र की मोदी सरकार को गिरा पाएंगे, ये सफल हो पाएंगे, खुश भले ही हो लें कि साहब अब तो लोकसभा का स्पीकर चुनना है, हम तो इसमें भी खड़ा करेंगे नाम, हम तो डिप्टी स्पीकर में खड़ा करेंगे। फिर कहते हैं, एक नेता को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे भाई अब मोदी जी चुन गए ना, ये तो 6 महीने के लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते, 6 महीने जैसे ही होंगे हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, फिर उस पर वोटिंग कराएंगे, तब तो मोदी सरकार गिरना तय है। सपने देखते रहिए, 6 महीने बहुत होता है। ये विपक्षी पार्टी इंडी गठबंधन नोट कर ले, नोट, जो अक्टूबर का शीतकालीन सत्र आना है ना, अभी जुलाई का निकलने दीजिए, वो जो शीतकालीन सत्र आएगा उसके पहले पहले इस राजनीति की गंदगी में इतना क्लीनर डाला जाएगा,
इतनी क्लीन हो जाएगी कि शांति से संसद का सत्र भी आप सब चलता देखेंगे, क्योंकि देश का करोड़ों रुपया बहुत बर्बाद हो गया। संसद को राजनीति करने के लिए नहीं, वहां नए कानून बनाना, मुद्दों पर बहस करना, जनता की आवाज उठाना, हुड़दंग करने के लिए संसद नहीं है। यदि कोई हुड़दंग करता है तो इसका भी इंतजाम करने का विचार मोदी जी ने पहले से ही कर लिया है और अब इस पर इंप्लीमेंट होना बाकी है। तो इसलिए ये खुश ना हो। बहरहाल महाराष्ट्र की राजनीति में ये अब एक जलगांव की जो आसपास का क्षेत्र है महाराष्ट्र का, उस महाराष्ट्र की राजनीति में ये बहुत बड़ा झटका शरद पवार के गुट के लिए है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत चेहरा मिलने वाला है। महाराष्ट्र में जब रिजल्ट आए थे अभी लोकसभा के, और जिस तरह से आपको बता दूं कि ये जो रक्षा खड़गे जीत कर आई थी, उसके बाद ही पोस्टर लग गए थे जगह जगह, टाइगर जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है, ये पोस्टर लगे थे, एकनाथ खड़से के फोटो लगे थे। तो यानी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में जो पुराने लोग हैं वो ये इच्छा रख ही रहे थे कि खड़से जैसा एक नेता अगर वापसी आ जाए, क्योंकि एक बहुत अग्रेसिव नेता की महाराष्ट्र में ज़रूरत है। देवेंद्र फडणवीस हैं तो, लेकिन कहीं दिख रहे हैं? डिप्टी सीएम हैं। डिप्टी सीएम बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। अपने में आप अपना काम करें, मीडिया, सोशल मीडिया पर आप छाएं, अपने काम से आप छा सकते हैं, है ना। भारत के अंदर कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन योगी जी का काम बोलता है। योगी जी की प्रसिद्धि कैसे हो गई? एक महंत, एक संत जो केवल एक सांसद रहता था और अपना गोरखपुर तक सीमित था, जिसके ऊपर इतने अत्याचार हुए और जिसका नाम कहीं नहीं था भाजपा में, टॉप 5 में तो नहीं था। लेकिन आज आप देखिए कि पूरे भारत में यदि स्टार प्रचारक के रूप में किसी की सबसे ज़्यादा मांग है वो योगी जी हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश में ईमानदारी से जनता की सेवा करी है। उन्होंने एक संत महंत की वर्दी, केवल वो गेरवा नहीं पहना दिखाने के लिए, उसको वो जी रहे हैं, और ये किसी और पॉलिटिशियन में नहीं है। तो अंतर बिल्कुल साफ दिखाई देता है और इसीलिए मोदी जी के बाद योगी जी का नाम लिया जा रहा है। ऐसे ही अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री जहां हैं, वो जिंदा हैं ये बताने के लिए कुछ काम तो करो, कहीं दिखाई तो दो, कुछ अंतर तो दिखाओ कि पहले की सरकार ऐसी थी तो अब आप आए तो वैसी थी। कुछ तो करो भाई। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या, फिर हत्या कह रहा हूं तो फिर कहेंगे जी हत्या कैसे कह दिया, लोग कह रहे हैं। कोई कहता है आत्महत्या है, हम तो मानते ही नहीं है, लोग नहीं मानते। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं, उन्हें कह दिया गया एसआईटी का गठन कर रहे हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। जो सचिन वाजे वाला केस था, एंटीलिया मामला, उसमें क्या रिजल्ट आया? वो पकड़ लिया गया, उसके पीछे कौन लोग थे पता नहीं। फिर इसी तरह जो वो परमवीर थे, कहां गए वो? उसका जो टेप आया था, जो रश्मि शुक्ला जी इंटेलिजेंस हेड थी, उन्होंने जो ट्रांसफर पोस्टिंग के धंधे का खुलासा किया था, क्या हुआ? कुछ नहीं। यानी किसी केस में कोई खुलासा नहीं, कोई अपडेट नहीं, कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं, कोई अपराधियों पर नकेल नहीं। तो फिर कौन यार, कौन बदलने से फिर फायदा क्या है? महाविकास अघाड़ी सरकार थी, अब आपकी आ गई है, आप हो कहीं, पता नहीं हो कि नहीं हो, हमें तो दिखते नहीं। तो भाई ये दिखने के लिए कुछ करना चाहिए और इसीलिए एक अग्रेसिव नेता की जरूरत है। तो अब आपको बता रहा हूं कि जो अगर अमित शाह जी ने, पार्टी शीर्ष ने फैसला लिया है, ये वाकई में एक बढ़िया फैसला है। और अब महाराष्ट्र बीजेपी को एक कड़कदार बढ़िया नेता, पुराना अनुभवी एकनाथ खड़से उनके रूप में मिल रहा है, मिलने जा रहा है। इंतज़ार करिए, बस डेट फिक्स की जा रही है कि कब उनकी वापसी का आपको उद्घोषणा जो बीजेपी का मुख्यालय है उसमें आपको देखने को मिलेगी। संभवतः 1-2 दिन के अंदर ये घोषणा होने वाली है। आप में से जो महाराष्ट्र के दर्शक हैं, आपको क्या लगता है कि एकनाथ खड़से के बीजेपी में आने से कुछ फ़र्क पड़ेगा? और जो मैंने बातें बोली हैं वहाँ की सरकार के लिए, क्या आप इससे सहमत हैं या आपको लगता है कि मेरी बात गलत है? वहाँ की सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है, देवेंद्र फडणवीस बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अपनी राय जरूर रखिए। वंदे मातरम।